Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's discuss a few more important questions from the chapter Dual Nature of Matter and Radiation. The first question says, the graph below shows the variation of photocurrent with collector plate potential for different frequencies of incident radiation. Which physical parameter is kept constant for the three curves? Which frequency nu1, nu2 और nu3 is the highest? क्वेश्चन में हमें ग्राफ गिवन है बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल और वी कैन ऑल्सो से द अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पर हमें तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए कर्व शो कर रखा है, nu1, nu2 एंड nu3। हमें बताना है इन तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए कौन सा पैरामीटर है जो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। देखो, फोटो करंट सेम प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर फॉर द कलेक्टर पोटेंशियल। इट मीन्स तीनों लाइट की इंटेंसिटी सेम है बिकॉज फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन कि कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, कितने फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सेम है, जिसकी वजह से फोटो करंट भी तीनों फ्रीक्वेंसीज का सेम होगा। अब हमसे पूछा है कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, nu1, nu2 या nu3। साफ हमें ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है द फ्रीक्वेंसी विच इज मोर इज nu1। वाई? क्योंकि इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द फर्स्ट रेडिएशन इज मैक्सिमम। सेम ही मटेरियल है तो वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा, इसका मतलब nu1 विल बी मोर। nu1 ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। Now let's look at question number 2, which says the graph given below shows the variation of photoelectric current I with the applied voltage V for two different materials and for two different intensities of incident radiation. दो different materials हैं हमारे पास और दोनों पे हमने light radiations डाली जिनकी intensities different है। Like I have shown in this figure, यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज I2 ग्रेटर है, I1 स्मॉलर है। दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज सेम। वी हैव टू आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व दैट corresponds टू डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मटेरियल्स अलग अलग हैं बट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सेम है। लेट्स हैव अ लुक एट दीज टू कर्व्स 1 and 2। 1 और 2 कर्व्स की इंटेंसिटी सेम है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। इसका मतलब बोथ आर फॉलिंग ऑन डिफरेंट मटेरियल्स। सो फर्स्ट का आंसर होगा 1,2 एंड 3,4। 1 और 2 एक पेयर बना रहे हैं, 3 और 4 एक पेयर बना रहे हैं क्योंकि उनकी भी सेम इंटेंसिटी है। और सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम मटेरियल। इंटेंसिटीज डिफरेंट है बट मटेरियल सेम है। जिन दो कर्व्स का सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उन दोनों दे बोथ विल correspond to the same material. Let's have a look at the curves 1 and 3. 1 और 3 की सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इंटेंसिटीज डिफरेंट है। इसी तरीके से 2 और 4 का सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है बट इंटेंसिटीज डिफरेंट है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी 1 and 3 का पेयर एंड 2 and 4 का पेयर। Question number 3 says, how does the stopping potential in a photoelectric emission depends upon first intensity of incident radiation, second frequency of incident radiation, and third distance between light source and cathode in a photocell. तो क्या stopping potential intensity of incident radiation पे डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन था उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। मोर इज द काइनेटिक एनर्जी उतना ही हमें पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है कि H nu इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर फाई नॉट तो कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? खाली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। So we will write that stopping potential does not depend upon the intensity of incident radiation. Now how does it depend upon the frequency of incident radiation? From this equation we can see that stopping potential, its EV naught, is directly proportional to
frequency. अगर phi naught हमारा constant है तो kinetic energy is directly proportional to frequency. It means stopping potential will be directly proportional to frequency of incident radiation. And the third part asks, अगर हम लाइट सोर्स और कैथोड के बीच में, जहाँ से जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है उसके बीच में डिस्टेंस कम कर दें तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल अफेक्ट होगा? लाइट का सोर्स और कैथोड के बीच में डिस्टेंस कम करने से द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया में इंक्रीज, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा. Question number 4 says, state 3 important properties of photons which are used to write Einstein's photoelectric equation. हमें photons की 3 important properties बतानी है जिनका यूज करके आइंस्टीन्स की photoelectric equation लिखी गई है. These are the 3 properties of photons. For a radiation of frequency nu, the energy of each photon is h nu. अगर एक radiation है जिसकी frequency nu है तो photon की energy कितनी होगी? h nu. During the collision of photon with electron, the kinetic energy of whole photon is absorbed by the electron. अगर एक photon एक electron से टकराता है, collide करता है, तो वो electron पूरे के पूरे photon की energy absorb करेगा. It will not absorb half of h nu or 3/4 of h nu. No, it will absorb complete h nu. And the third property is intensity of light depends upon the number of photons crossing per unit area per unit time. इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है कि फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया को पर यूनिट टाइम में. Now question number 5 says, state 3 characteristic features of Einstein's photoelectric effect which cannot be explained on the basis of wave theory. हमें ऐसे 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं जो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती. This is what we studied in the failure of wave theory. Wave theory fail क्यों हुई थी? Because it was not able to explain instantaneous emission of photoelectrons. Photoelectrons instantly कैसे emit हो सकते हैं? Second is existence of threshold frequency. Why there exists threshold frequency? And third, maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is independent of the intensity of incident radiation. जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है. These 3 features could not be explained on the basis of wave theory. Now let's have a look at question number 6, which says 2 metals X and Y have the work functions 2 electron volt and 5 electron volt respectively. Which metal will emit electrons when it is radiated with a light of wavelength 400 nanometer and Y? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मेटल्स हैं X और Y. दोनों के हमें वर्क फंक्शन गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें बताना है कि जब हम एक 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं तो किस में हमें फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिलेगा. We can write 400 nanometer is equal to 4000 angstrom. Let's write the wavelengths in terms of angstrom only. Then what will be the threshold wavelength corresponding to phi naught? हर एक के लिए हम निकाल सकते हैं using the formula. That energy in electron volt is given by 12400 divided by wavelength in angstrom, or we can write this also. Now in order to find the wavelengths, threshold wavelength for metal X will be equal to 12400 divided by 2. I'll get the answer as 6200 angstrom. And to calculate threshold wavelength for Y, I'll get the answer 2480 angstrom. Now for photoelectric emission to take place, the wavelength should be less than the threshold wavelength, or the threshold wavelength should be greater than the incident wavelength. तो किसकी threshold wavelength incident wavelength से ज़्यादा है? Definitely X metal की. So we will say that the metal X will emit electrons when it is radiated with the light of wavelength 400 nanometer. Now let's have a look at question number 7, which says monochromatic light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 to the power minus 3 watt. What is the energy of the photon in the light beam?
and estimate the number of photons emitted per second on an average by the source. The first part is very simple. हमें frequency of photon दे रखा है 6 into 10 to the power 14 hertz. हमें बताना है energy of the photon. Energy of the photon is given by h nu. This is the first part. The value of Planck's constant is 6.626 into 10 to the power minus 34 and the frequency is 6 into 10 to the power 14, and on solving this I get 3.98 into 10 to the power minus 19 joule. And the second part is asking estimate the number of photons emitted per second on an average by the source. Source एक सेकेंड में कितने number of photons emit कर रहा है? Let us suppose the source is emitting n number of photons per unit time. Then the power will be given by the rate at which the energy is being emitted. एक photon की energy है E and n number of photons are being emitted per unit time. Then from here we can calculate the number of photons per unit time as P upon E. The power is 2 into 10 to the power minus 3 watt. Watt is the SI unit. Or E, energy of photon is H into nu. H is 6.626 into 10 to the power minus 34 into frequency. ये हमने calculate कर लिया है. Energy of each photon is 3.98 into 10 to the power minus 19, and on solving this, I get the answer as 5 into 10 to the power 15. It means this much number of photons are being emitted by the source per unit time. Now let's have a look at question number 8, which says the work function for the following metal is given. Sodium का work function हमें given है, molybdenum का work function हमें given है. हमें बताना है which of these will not give photoelectric emission for a radiation of wavelength 3300 angstrom. This is very similar to the question X और Y वाला जो हमने अभी किया था. और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है what happens if the source of laser beam is brought closer. ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सोर्स ऑफ लाइट पास में ले आए तो उससे खाली इंटेंसिटी चेंज हो सकती है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. तो इंटेंसिटी चेंज होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो सकता है. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट पार्ट. वी कैन कैलकुलेट the corresponding threshold wavelength using the formula wavelength in angstrom is equal to 12,400 divided by energy in electron volt. We get the answer as approximately 4,500 angstrom. इसी तरीके से when I calculated for molybdenum I get 2970 angstrom. For the photoelectric emission to occur, the incident wavelength should be less than the threshold wavelength, और लैम्डा नॉट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा. 3300 एंगस्ट्रॉम हमारी लैम्डा है. देन विच वन इज ग्रेटर? डेफिनेटली दिस वन इज ग्रेटर. सो सोडियम के साथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा लेकिन मॉलिब्डेनम के साथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. और अगर हम लेजर बीम को पास लेके आते हैं तो सोडियम के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा बट देयर विल बी नो चेंज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल. So I hope this worksheet is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.